ऐसे ठीक बने रहिए। यस सर। तो क्या पढ़ा हुआ था लास्ट क्लास में, बोलो भाई। हम लोग तो सर लास्ट तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिखा था। अच्छा, लास्ट में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, तो हम लोग इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है ना, इनफैक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसकी बात में। थोड़ा सा रिकॉल करना है। अच्छा, डाई हाइब्रिड क्रॉस बता दिया था क्या, मैंने बता दिया था शायद ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस। यस सर। याद रखना, डाई हाइब्रिड क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस एज इट इज, वो जो मैंने बताया था ना राउंड रिंकल वाला, सेम वही, क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो स्कूल बोर्ड वाले एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछेंगे, एज इट इज वही डायग्राम, वही पनेट चार्ट जो है आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा। और वहां पर जो F1 वाला गैमीट है वो बनाने में बिल्कुल गलती मत करना, मैक्सिमम बच्चों से मैंने देखा है गलती वहीं पे होती है, तो आपको ऐसी कोई गलती नहीं करना, आप सब बुद्धिमान लोग हो, है ना। तो मेंबर मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने बता दिया आप सबको, ये भी बता दिया है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड मैंने बता दिया। तो मैं क्वेश्चन पूछने वाला कि एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में, है ना, F2 जनरेशन में इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? चलो बताओ तब तक आप लोग। सर जी बोलिए। सर उसका फेनोटिपिक रेशियो सर 1:6:15:20:15:6:1। कहीं से देख के बताया क्या? नहीं सर, मैं पढ़ रही थी तो फिर मैंने करके देखा था। देखो मैं बताऊं, मैत्री बताओ कुछ भाई, क्या होना चाहिए? सर कहाँ सर? ले, पूरी कहानी हो गई, तुम्हें अभी तक नहीं पता चला, है ना। नहीं सर, तो वो कहानी में विलन कौन था, है? तो मैंने पूछा कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? सर 11th में पढ़ा था हमने। ना ना 11th में नहीं पढ़ा, 11th में पढ़ा होता तो अब तक मैं धमकी दे चुका होता। तुम्हें क्या लगता है इतने आसानी इसे सही से, इतने में शराफत से थोड़ा ना पूछता है अगर मैं बता चुका होता है। हाँ सर, वही मैं सोच रही। हाँ हाँ, सही सोच रही थी तुम। देखो अब ना समझो बात को, आ, याद रखना, अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, a dihybrid cross is the cross of two monohybrid cross, mono into mono। तो हमने ये पढ़ा था कि F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो क्या होता है, 1:, किसका, 3 का, है ना। यस यस सर। सर। 1:3 का। दूसरे में भी क्या होगा, 1:3 का रेशियो होता, मैंने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले मैं 1 का मल्टीप्लाई करता हूं 1 में, तो मेरा रेशियो, मेरा आया रेशियो 1। फिर मैं 1 का मल्टीप्लाई 3 में करता हूं, मेरा रेशियो आया 3। फिर मैं क्या करता हूं, 3 का मल्टीप्लाई करता हूं 1 में, मेरा रेशियो आया 3। फिर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूं 1 में, यही तो मेरा रेशियो था, 1:3:3:9 या 9:3:3:1, यस सर। यही था ना। तो ये बात, इसका मतलब तय है कि एक डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, वो दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या है, क्रॉस। अब ट्राई हाइब्रिड तो अपन बना नहीं सकते, और बनाना भी बड़ा मूर्खता का काम होता है। मैं ट्रिक निकालता हूं कि फिर मैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कैसे बनाऊंगा। तो भाई एक बात, सिंपल सी बात है कि अगर एक डाई हाइब्रिड क्रॉस दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्रॉस है ना, सो अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इज द क्रॉस ऑफ टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मैं कहूंगा अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इज द क्रॉस ऑफ 3 मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मैं क्या करता हूं, इसका ये मतलब हुआ कि अ क्रॉस ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इज द क्रॉस ऑफ 3 मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो 3 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मैं क्रॉस करवा दूंगा।
मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा 3:1, 3:1 इंटू 3:1। अब मैं क्या करता हूं, है ना, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। बोलते हैं ना कहीं भी गलत हो कैलकुलेशन में, ठीक है। अब क्या है, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, नहीं सॉरी, पहले मैंने क्या किया, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, हाँ इसी को करूंगा, तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ठीक है 3, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, तो फिर इसके बाद क्या करूंगा, फिर मैं इस वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो कुल मिला करके, नहीं कोई गड़बड़ हो रहा है, रुको एक मिनट, 9:3:3:1 आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सर 3 into 1 into 3 कर सकते हैं ना, 3 इंटू, रुकना जरा, 3 into ऐसे 1 करें। into 3। तो पहले मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे करना होगा इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और फिर मुझे इसका इन तीनों मल्टीप्लिकेशन करना होगा, फिर इसका 27 देखो इसका रेशियो मैं अभी बताता हूँ, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। ये ऐसे तीनों का मल्टीप्लाई होगा और तीनों का मल्टीप्लाई करके रेशियो आएगा, रेशियो तो ये आएगा, अरे आंसर आना चाहिए 27:9 3 27:9:3:1, हाँ ये रेशियो आएगा, तो हाँ ये रेशियो आएगा। तो पहले हमने क्या किया, ये तो मैंने सही किया था, यहाँ पे इनका तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद, तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद अब फिर 1 का मल्टीप्लाई, अच्छा ठीक है, फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया, 9 आ गया, ठीक। उसके बाद फिर हमने क्या किया सेकंड स्टेप में, चलो ये मैं बताऊंगा कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ये नहीं अभी मुझे आ रहा। तो कुल मिलाकर के आप ये मान लेना कि दैट इज 27:9:9:3:3:1, ये क्या तो होगा, ऐसे ये कर सकते हैं ना कैसे, सर, 3 into 3 into 3 फर्स्ट के लिए, फिर सेकंड के लिए 3 into 1 into 3, उसके बाद थर्ड के लिए 3 into 3 into 1, एंड उसके बाद कैसे कैसे फोर्थ के लिए कैसे, पहले के 3 लिए into 1 into 1। पहले के लिए 3:3:3 और दूसरे यस वाले सर, के ये लिए क्या बोला, 27 हो गया। हाँ 3 3 into 1 into 3। 3 हाँ सही 3:3:1, ठीक है ये हो गया। और उसके फिर बाद आपका तीसरे वाले में क्या करेंगे, 3 into 1 into 3 करिए एक और बार से, क्योंकि उसके लिए बीच वाले को हमने नहीं करा ना। 3 हाँ into 1 into 3। 3:1 into 3, राइट, ठीक है, हाँ ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, यू राइट, ऐसे होगा, हमने बीच वाले को छोड़ दिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों रेशियोज को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 29:9:3:3:1 आता है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो आपको रेशियो, हाँ बोलो, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ऐसे देखो, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस अपन बना नहीं सकते, है ना। तो अब देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्रॉस है। तो मोनो हाइब्रिड में F2 में हमने जनरेशन में क्या निकाला था, रेशियो क्या निकला था हमारा, फिनोटिपिक, यही तो था, 3:1 था ना, याद है यस सर। है ना। तो इसका रेशियो था 3:1। तो अब क्या है, अब मुझे निकालना है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, तो ये तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का था। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, तो हमने कहा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्रॉस है, ठीक है। वो कैसे, एक मोनो हाइब्रिड का मतलब हुआ ग्रीन और येलो, एक ये क्रॉस होता, अगर ये क्रॉस होता तो इसका रेशियो 3:1 होता। दूसरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, रिंकल, है ना, और राउंड, इसका भी रेशियो 3:1 होता। तो मैंने कहा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, डाई हाइब्रिड क्रॉस दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्रॉस है। अगर इन दोनों को क्रॉस करवा दिया जाए तो इन दोनों का रेशियो क्या था, 3:1 3:1। तो मैंने क्या किया, a डाई-हाइब्रिड क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन टू मोनो-हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर मैंने क्या हुआ 3:1 into 3:1 कर दिया, राइट। मेरा रेशियो आया 1:3:3:9 या यूं कहे 9:3:3:1, ठीक है। और ये रेशियो आप देखो हमने निकाला भी था,
हमने जो प्रॉपर किया था तो यही रेशियो आया था ना, याद है? 9:3:3:1 आया था Yes. F2 में। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, ये मैं नीट के लिए बता रहा हूं। तो नीट में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द टाई हाइब्रिड क्रॉस, तो टाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होगा? इट इज द क्रॉस ऑफ 3 मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मैंने 3:1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको मैं तीनों बार मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर आएगा 27:9:9:3:3:1। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में पूछ लिया जाता है। सो ये इसलिए सारे टाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए सारे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के True लिए ये रेशियो। हाँ हाँ, मेंडेलियन क्रॉस के सब में ये रेशियो। ठीक है, यस अब देखो, अब आ जाते हैं ओके, नेक्स्ट क्या है? ठीक है, अब नेक्स्ट है भाई लोगों कि ये बात समझ में आ गई ना सब लोगों को? यस सर। अब देखो, अब भाई लोगों हम नेक्स्ट जो करते हैं दैट इज जेनेटिक्स में। पहले मेरे को डायग्राम निकाल लो और फिर आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ। टेस्ट क्रॉस में नेक्स्ट पढ़ना है और मैं टेस्ट क्रॉस बताना चाहता हूँ क्या होता है, क्यों होता है, ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स, ठीक है। अब जेनेटिक्स में पहले मुझे पढ़ाना है टेस्ट क्रॉस डायग्राम। देखो, ये है भाई लोगों टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है और हम क्यों करते हैं, ये पूरी बात आपको लिखनी पड़ेगी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द टेस्ट क्रॉस, या आपको एक ऐसा सिनेरियो दे दिया जाएगा। तो सपोज दैट भाई लोगों, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिए। सपोज दैट कि मुझे किसी ने एक क्या दे दिया, टॉल वाला प्लांट दे दिया, टॉल प्लांट। अब वो टॉल प्लांट दिखने में वो 11 सेंटीमीटर, 9 to 11 सेंटीमीटर का मटर का प्लांट है, पी का प्लांट है। अब मुझे वो टॉल प्लांट, फिनोटाइप मुझे पता है कि उसका फिनोटाइप क्या है, वो टॉल है। अब क्या है, उसमें दो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी वो है कि या तो वो प्लांट होगा होमोजाइगस टॉल। अगर वो होमोजाइगस टॉल है तो भाई साहब उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरी एक और भी तो प्रोबेबिलिटी है कि वो हेट्रोजाइगस टॉल है। प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है, सॉरी, अगर वो होमोजाइगस टॉल हुआ तो उसका जीनोटाइप होगा, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो, उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी कैपिटल टी। अगर वो हेट्रोजाइगस हो तो कैपिटल टी स्मॉल, बोलने ही वाली से बोलने वाली थी। ठीक है, तो उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कैपिटल टी वाला है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, ये बताओ। So we ये just कैसे पता? समझो, आपको कहा गया, मैंने आपको एक टॉल प्लांट दे दिया। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकता है, बोर्ड में डायरेक्ट आएगा, और आपके नीट एग्जाम में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते। तो मैंने आपसे कहा कि भाई साहब आप एक टॉल प्लांट ले लो। मैंने मैत्री को कहा, मैत्री देखो आपको मैं एक टॉल प्लांट दे देता हूँ, है ना, और एक शॉर्ट प्लांट दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसमें क्रॉस करवाओ, और क्रॉस करवा के मुझे F2 के रिजल्ट बताओ। तो शॉर्ट प्लांट तुम्हारे पास है, तुमको पता है कि शॉर्ट प्लांट तो स्मॉल टी ही होगा, ये तय है। लेकिन टॉल प्लांट तुम्हारे पास है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। तुम्हें क्रॉस किसके बीच में करवाना, तुम्हें तो क्रॉस इसके बीच में करवाना है, कैपिटल टी कैपिटल टी। मैंने मैत्री से कहा मैत्री क्रॉस करो, तो तुम क्रॉस किस में करवाओगी, तुम्हें तो क्रॉस इसके बीच में करवाना है कि नहीं आमना। अब ये बताओ कि अब तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि ये मैंने तुम्हें ये वाला थमा दिया या ये वाला थमा दिया, है कि नहीं, बताओ भाई। अब जैसे मैंने मैत्री को टॉल प्लांट दे दिया, इसने Yes, बिना sir. सोचे समझे क्रॉस करवाना शुरू कर दिया, रिजल्ट इसका खराब आया, डांट खाएगी, है ना। yes sir. हाँ, तो फिर कैसे पता लगेगा कि क्या। अब इसका एक ही तरीका है, हम क्या करें, हमें टेस्ट करना है कि होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ठीक है ना, ध्यान समझना, ठीक है। तो तिशा ध्यान समझना, देखो, तो अब मेरे पास क्या है, ये होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है, ये पता करने के लिए मेरे पास एक तरीका है। तो मैं क्या करूंगा, टेस्ट क्रॉस करूंगा। तो पहली बात, टेस्ट क्रॉस का रेलेवेंस क्या हुआ। टेस्ट क्रॉस का रेलेवेंस ये है कि टेस्ट क्रॉस हमें किसी भी पर्टिकुलर
होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का जीनोटाइप बता देती है कि प्योर पेरेंटल ब्रीड है या ये हाइब्रिड है। प्योर पेरेंटल का मतलब ये कैपिटल टी कैपिटल है या फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड है। इन दोनों के बारे में जीनोटाइप बता देती है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है दूसरा। एग्जाम्पल दूसरा क्या दिया है कि कैपिटल टी पी कैपिटल पी है, ये रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे 2 मटर के प्लांट लिए गए। तो पहला वाला जो प्लांट था उसका जो उस फ्लावर था वो पर्पल फ्लावर था। तो पर्पल फ्लावर के लिए हमने ले लिया ये डोमिनेंट कलर है कैपिटल पी कैपिटल पी। दूसरा वाला मटर का एक फ्लावर है वो व्हाइट फ्लावर है, उसका है स्मॉल पी, राइट। तो अब क्या है, हमारे पास एक पर्पल फ्लावर है। अब भाई साहब वो पर्पल वाला जो फ्लावर है वो कैपिटल पी भी हो सकता है और कैपिटल पी स्मॉल पी भी हो सकता है। अब मैं कैसे करूंगा, मेरे पास एक ही तरीका, मुझे टेस्ट क्रॉस करना है। टेस्ट क्रॉस में हमेशा याद रखना, टेस्ट क्रॉस में हमेशा हम इसको क्रॉस कराते हैं किसके साथ में, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में क्रॉस करवा। अगर मुझे पता करना है तो मैं क्या करूंगा, होमोजाइगस रिसेसिव को पकड़ूंगा, उसके साथ क्रॉस करूंगा। तो मैंने क्या किया, एक व्हाइट वाला प्लांट लिया होमोजाइगस रिसेसिव और उसके साथ में क्रॉस करवा दिया। क्रॉस कराने के बाद यहाँ पे ऑल ऑफ स्प्रिंग आर पर्पल, देयरफॉर अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस। अगर सभी में डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक आया मतलब कि भाई साहब मेरा रेशियो आया 4:0 का, है ना। ऑल डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक, ऑल पर्पल या ऑल टॉल, अगर मेरा ये रेशियो आता है इसका मतलब तय है ये क्या है, जो मुझे प्लांट दिया गया, जो मैंने मैत्री को प्लांट दिया वो होमोजाइगस। अगर इसका रेशियो ये नहीं आता है ना, आप कैपिटल यहाँ पे स्मॉल पी से कराया तो आधे तो पर्पल है और आधे क्या है, व्हाइट है। अगर इसका रेशियो 1:1 आता है इसका मतलब कि मैंने जो मैत्री को प्लांट दिया था टॉल वाला वो कैपिटल टी नहीं था, वो क्या है, दैट इज हेट्रोजाइगस, वो दूसरा वाला है। तो हमें याद रखना पड़ेगा इसमें रेशियो कौन सा आता है। So test cross is the process to test the genotype of given specimen or individual. अब बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसी Yes, बात sir. में क्रॉस नोट कर लो, मैं आपको लिखवाता हूँ। सर हम रिसेसिव से करेंगे ना क्रॉस को? हमेशा रिसेस टेस्ट क्रॉस में हमेशा रिसेसिव करेंगे। और एक क्वेश्चन और पूछा था साहब, क्वेश्चन ये है कि ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस और नॉट टेस्ट क्रॉस। अभी बात करते हैं थोड़ी देर, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोर्ड का भी क्वेश्चन है, ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस और नॉट टेस्ट क्रॉस। जुआरिया क्लियर है भाई? देवांशी Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो एक क्रॉस नोट करो और फिर मैं आपको, तो हम क्या करेंगे उस वाले में स्मॉल टी वाले से क्रॉस करवा देंगे। अब आपका काम क्या बनता है कि आपको मैंने कैपिटल पी वाला दिखा दिया क्रॉस, अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला आप खुद ही बना लो। नोट करके मुझे बताएं। Done, sir. डन, ठीक है। चलो स्टार्ट करो नोट। a cross between individual of unknown genotype and So between a cross between an individual of unknown genotype and individual which is homozygous for recessive character is known as a test cross. Sir, unknown genotype के बाद Unknown genotype and an individual which is homozygous and individual which is homozygous for recessive characteristic is known as test cross.
फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ द रेशियो ऑफ क्रॉस is 4:0, if the ratio of cross, if the ratio of cross is the 4:0, phenotypically means it is homozygous dominant individual. Full stop. Next point, if the phenotypic ratio is 1:1 or 2:2, दोनों एक ही बात है। If phenotypic ratio is 1:1 or 2:2, that is half individual are dominant and half of them are recessive. Half individual is dominant and half of them are recessive. Then the given individual is heterozygous dominant. Full stop. Next point. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आप एक बार सेकंड पॉइंट फिर से बता देंगे? हाँ। If the phenotypic second की थर्ड पॉइंट, ये जो अभी जस्ट बोला, इसके पहले वाला, सर सेकंड उसमें थोड़ा सा रह गया था। इसके पहले वाला, यस सर। अच्छा ठीक है। If तो मैंने बोला था if the ratio means phenotypic ratio is 4:0, then the given individual is homozygous dominant. ओके सर। Next point लिखेंगे, the use of test cross is that it reveals the genotype of an organism which is displaying dominant phenotype. So which Star, is, but which is displaying the dominant phenotype. स्टार बना के लिखेंगे, it was devised by Mendel. मेंडल ने इसको बनाया था, प्रोसेस को। It was devised by Mendel as Sir, a, please ये point repeat कर ये देंगे? वाला, it was devised by, नहीं सर, उससे पहले वाला। इससे पहले वाला, the use of test scores is that it reveals the genotype of an organism displaying the dominant phenotype. It was devised by Mendel as a genetical tool. Clear? तो ये 3 मार्कर क्वेश्चन में आएगा, है ना? तो मैंने आपको टेस्ट क्रॉस का एग्जांपल भी बता दिया। sir, as a genetical टूल
है ना, जेनेटिक्स का टूल है, क्रॉस कराने से पहले आप चेक कर लो, है ना, वरना तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपने क्रॉस कराया, वो दिख तो रहा है डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक, फिनोटिपिकली तो डोमिनेंट है, लेकिन जीनोटिपिकली वो हेटेरोजाइगस है, आप क्रॉस करवाओगे आपको रिजल्ट ही नहीं आएगा, तो मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करोगे, आप कहोगे मेंडल का रूल गलत है, जबकि आपका प्रोसेस गलत है ना। तो ये बात ठीक भाई, सबको क्लियर है टेस्ट क्रॉस? यस सर। बहुत बढ़िया, Yes, sir. चलो मैं इसको हटा रहा हूँ, अब हम लोग पढ़ेंगे बैक क्रॉस। अब आते हैं बैक क्रॉस। देखो अब बैक क्रॉस पे आ जाते हैं। तो बैक क्रॉस क्या होती है, समझो बात। अब भाई मुझे कैपिटल टी स्मॉल टी मुझे क्रॉस करवाना है, कैपिटल टी कैपिटल टी चाहिए, जिसके लिए मतलब क्या मुझे चाहिए, क्रॉस कराने के लिए मुझे प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट चाहिए, और दूसरा मुझे क्या चाहिए क्रॉस कराने के लिए, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये टेक्निकली क्या है, दिस इज प्योर होमोजाइगस रेसेसिव। तो मुझे क्रॉस कराने के लिए ये दो तरह के प्लांट चाहिए, ठीक है। अब भाई मैं इस तरह के प्लांट कैसे ऑब्टेन करूंगा, मेरे पास स्मॉल टी है ही नहीं, है ना, मेरे पास कैपिटल टी है, ठीक है, या स्मॉल टी एक ही, कैपिटल टी एक है, लेकिन मुझे बहुत सारे प्लांट बनाने हैं, तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस बनाने का पर्पस क्या है, ताकि मुझे मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारे प्योर कैपिटल टी मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट मिल जाए, या फिर और उसके साथ मुझे और क्या चाहिए, होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट चाहिए बहुत सारे। इन प्लांट्स को बनाने के लिए मतलब कि प्योर लाइन बनाने के लिए, इसको हम प्योर लाइन कहते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको प्योर लाइन कहते हैं। तो मुझे प्योर लाइन बनाने के लिए मुझे इस तरह के प्लांट चाहिए। मैं ये बनाने के लिए क्या करूंगा, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या कराते हैं, टेस्ट क्रॉस में हमेशा, अब गौर कीजिएगा, टेस्ट क्रॉस में हमेशा हम रेसेसिव पेरेंट से बैक क्रॉस करवाते हैं, लेकिन बैक क्रॉस में मैं रेसेसिव से भी करवाऊंगा और डोमिनेंट से भी करवाऊंगा, यही दोनों में फर्क है, राइट। देखिए अब यहां पर मुझे प्योर टॉल प्लांट बनाने, 100% टॉल प्लांट मैं बनाना चाह रहा हूं, मतलब मुझे 100% कैपिटल। मैं क्या करूंगा कि पहले मैंने F1 हाइब्रिड को पकड़ा, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरो हाइब्रिड को, और मैंने डोमिनेंट वाले पेरेंट से इसको क्रॉस किया। बार बार मैं इसको, फिर से मेरे पास हाइब्रिड बने, फिर से मैंने डोमिनेंट वाले से क्रॉस कराया, फिर हाइब्रिड बने, फिर से मैंने डोमिनेंट वाले से क्रॉस। इस तरह मैं मल्टीपल टाइम्स डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराऊंगा, किस वाले से, कैपिटल टी वाले से डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराऊंगा, तो मेरे पास आखिरी में 100% टॉल प्लांट बन जाए। क्लियर है। अब मुझे चाहिए दूसरे रेसेसिव वाले प्लांट, तो मेरे पास ये क्या है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, मैं एक रेसेसिव पेरेंट ले आऊंगा। अब मैं रेसेसिव पेरेंट से बार बार क्रॉस कराऊंगा, जितनी बार मैं रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराऊंगा उतने ही ज्यादा, तो पहली बार में क्या है 50% टॉल बने, 50% डॉर्फ बने। जैसे जैसे मैं फर्दर रेसेसिव के साथ में क्रॉस कराता जाऊंगा, ये डॉर्फ प्लांट वाले का रेशियो बढ़ता जाएगा, और आखिरी में मेरे पास 100% डॉर्फ प्लांट मिल जाएंगे, डॉर्फ प्लांट मिल जाएंगे, और इस तरह से मेरे पास टॉल और डॉर्फ की प्योर लाइन क्रिएट हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस प्रोसेस एज ए वर्ड बैक क्रॉस। बताओ भाई, क्लियर है। यस सर। तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा, आप देखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। Yes, sir. यस ठीक है, सर। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर क्या है कि ये वाला जो है ये बैक क्रॉस भी है और ये टेस्ट क्रॉस भी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बैक क्रॉस है, इट इज नॉट टेस्ट क्रॉस। तो ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस।
तो इस वाले इसको क्रॉस को आप नोट कर लीजिए। फिर मैं सर आपको- सर सर हाँ बोलो। सर एक बार ये टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। देखो ना, ये वाला इसको मैं बैक क्रॉस कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता, बताओ? क्योंकि रिसेसिव से करवा रहा हूं तो बैक क्रॉस है, यस सर। और मैं रिसेसिव वाले ऑफ स्प्रिंग बना रहा हूं तो बैक क्रॉस है। यस मैं और टेस्ट क्रॉस पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अननोन जीनोटाइप का किससे करवा देते हैं, रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं ना। यस सर। तो ये टेस्ट क्रॉस भी है और ये बैक क्रॉस भी है कि नहीं? लेकिन ये वाला मैत्री बैक क्रॉस तो है, ये टेस्ट क्रॉस है क्या? नहीं सर। तो मैंने कहा ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। अब ठीक है, तो इधर वाला बैक क्रॉस भी है और टेस्ट क्रॉस। सर मुझे ये बैक समझ में आ गया सर, लेकिन एक बार टेस्ट फिर से बता दीजिए। टेस्ट क्रॉस पे हम क्या करते हैं, हमें ये पता करना होता है कि होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। अगर हेट्रोजाइगस होगा तो हम क्या करते हैं, हमको जो भी दिया गया, जो भी जीनोटाइप दिया गया, चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी दिया हो, चाहे स्मॉल टी कैपिटल टी दिया हो, हम क्या करते हैं वहां पे हमें टेस्ट करना है कि इंडिविजुअल जो हमें दिया गया है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रिसेसिव पैरेंट से क्रॉस करवा देते हैं। अब अगर हमारा रेशियो 1:1 का आया तो ये हेट्रोजाइगस था, अगर हमारा रेशियो 4:0 का आया तो वो होमोजाइगस था। बस यही टेस्ट है। ओके सर। अभी क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है भाई? यस सर। देव्यम, जुआरिया, त्रिशा, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो ये वाला क्रॉस नोट कर लिया सबने? करो करो, इसको नोट करो जल्दी से, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं, बट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे नीट में भी क्वेश्चन आते हैं टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस से। रेशियो जरूर से याद रखना। चलो नोट कर लिया ना सबने, स्टार्ट किया जाए? यस सर। चलो नोट करो। अब बैक क्रॉस is a cross between hybrid organism and one of the original parental type either with dominant parent or with recessive parent. It is called back cross. Next one, a back cross between heterozygous individual and homozygous dominant. A back cross between heterozygous individual and homozygous dominant parent. Homozygous dominant parent gives progeny having
dominant phenotype only. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर आप एक बार होमोजाइगस के बाद रिपीट कर देंगे? हाँ बिल्कुल रिपीट कर देंगे. A back cross between a heterozygous F1 individual and homozygous dominant parent. Homozygous dominant parent gives the progeny having dominant phenotype only. Full stop. Next point. A back cross between F1 heterozygous and a homozygous recessive, F1 heterozygous and homozygous recessive parent produces offspring with both of genotype, with both of phenotype, sorry, with both of phenotype. बनाते क्यों है, नोट करिए. सर विद बोथ ऑफ फिनोटाइप देखो ना, इधर वाले में 100% टॉल थे, इधर 50% टॉल और 50% टॉल. यूज ऑफ बैक क्रॉस is that plant and animal breeder, दोनों plant and animal breeder as it is a method of making, it is a method of making. So the use of back cross is that? The use of back cross is that use of back cross is that the plant and animal breeder both, the plant and animal breeder both makes purified homozygous recessive purified homozygous recessive और सर एक बार मेकिंग से रिपीट कर दीजिए. making homozygous recessive और dominant stock. ठीक है. सर डोमिनेंट के बाद आपने क्या बोला? स्टॉक मतलब एक स्टॉक प्लांट या एनिमल्स का स्टॉक. यस सर. और एक चीज और है, कुछ नीट के टॉपिक है ना, उनको मतलब नीट के कुछ क्वेश्चंस है, वो बुलेट फॉर्म में नोट करो. ये तो था मेंडल की पूरी कहानी, ये वो सब काम था जो मेंडल ने किया. ठीक है भाई लोगों, बहुत गौर से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा. जेनेटिक्स में आपको पूरी डिटेल में पढ़ा. ठीक है, आपको जहां नहीं समझ में आए आप मुझसे बताना, मैं एक बार नहीं 4 बार आपको बताऊंगा, लेकिन अगर मैं पूछूं तो आपको आना चाहिए. देखो मैं आपसे हर पैराग्राफ के बाद पूछता हूँ समझ आया कि नहीं है. ठीक है ना, उसके बाद फिर जब मैं आपसे पूछता हूँ और आप नहीं बताते हो तो मेरा गुस्सा होना लाजमी है और ये मेरा फिर राइट बनता है ना. तो इसलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें. आप मुझसे 10 बार पूछो, मैं आपको 10 बार समझाऊंगा. आपको जब तक नहीं समझ में आएगा मैं तब तक समझाऊंगा. ठीक है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, दैट इज माय सोल रिस्पांसिबिलिटी. तो आप समझते जाइए, जेनेटिक्स को एंजॉय करो, समझो, एक एक चीज समझो, जिससे पूरा का पूरा 80 क्वेश्चन का सवाल है भाई साहब. ये 80 क्वेश्चन आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते.
आप सोचिए कि एक एक 1 मार्क्स, सिंगल मार्क्स, वो सैकड़ों में नहीं हजारों में आदमी के रैंक ऊपर और नीचे कर देता है। ये मान सिंगल मार्क्स, इतनी सिंगल मार्क्स, 1 मार्क्स 2 मार्क्स की इतनी ऐसी अहमियत होती है। और 80 मार्क्स अगर आपको मिल गए तो बाकी तो बढ़िया, बाकी आप कर लोगे वो मैं जानता हूँ, ठीक है। बाकी आप यहीं पे फंसोगे, मेंडेलियन में ज्यादा फंसोगे, बाकी तो आई नो। इसके बाद वाला जो चैप्टर जारी से तो नोट करेंगे द जेनेटिकल प्रिंसिपल डिस्कवर्ड आफ्टर मेंडल। तो ये पूरी की पूरी कहानी मेंडल ने डिस्कवर, ठीक है। अब देखो जब आप कुछ काम कर लेते हो ना, है ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, है ना, कमी निकालने वाले आ जाते हैं, ऑब्जेक्शन करने वाले आ जाते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग बाद में मेंडल के पैदा हुए और उन्होंने बताया कि मेंडल के इस प्रिंसिपल में ये एक्सेप्शन है, उसमें ये एक्सेप्शन है वगैरह। तो मेंडल के रिसर्च पेपर का ये पूरा हिस्सा था। इसके आगे की जो कहानी है वो बाकी के साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया और उन्होंने मेंडल के रूल्स रेगुलेशंस और इन लॉज में कुछ कमियां निकाली, कुछ खामियां निकाली। उन कमियों खामियों को हमने कहा कि देखिए ये लॉज है मेंडल के, ये फंक्शन करते हैं, दे आर करेक्ट। और उनमें से 2 ऐसे भी लॉ हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो यूनिवर्सली ट्रू है, इनका कोई एक्सेप्शन ही नहीं। बाकी के जो 2 लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ पेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, उनके कुछ एक्सेप्शन आपको मिल गए होंगे जिन पे आपने एक्सपेरिमेंट किया, अदरवाइज वो भी ऑलमोस्ट सही, राइट। तो ये बाकी के साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया। अब आप नोट करेंगे द प्रिंसिपल व्हिच डिस्कवर्ड आफ्टर मेंडल। तो मेंडल जी के ना रह जाने के बाद सो आपने हेडिंग डालने को कौन से कहा था? द प्रिंसिपल्स व्हिच डिस्कवर्ड आफ्टर मेंडल, ऐसी एक हेडिंग डालना, प्रिंसिपल व्हिच सर डिस्कवर्ड उससे भी आफ्टर पहले मेंडल। आपने कुछ कहा था लिखने को। नहीं, अरे यही लिखो, ठीक है। द प्रिंसिपल व्हिच डिस्कवर्ड आफ्टर मेंडल, नोट करो। तो मेंडल के ना रहने के बाद आफ्टर मेंडल, तो उन भाई साहब के ना रहने के बाद क्या हुआ कि सबसे पहले 1931 में रॉबर्ट ब्राउन साहब आते हैं। क्या खोजा था इन्होंने? सर न्यूक्लियस। वेरी गुड, इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर्ड। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस खोजा, है ना। और कहां पे खोजा हुआ था? ही डिस्कवर्ड इट इन ऑर्किड रूट, है ना। तो ऑर्किड की रूट में इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसके बाद 19, ये आपको ईयर्स नहीं याद रखने, मैं सिर्फ क्रोनोलॉजी आपको बताता हूं। तो मैंने आपको बताया कि मेंडल की तो डेथ बहुत पहले हो गई थी, 1870 के आसपास। 1900 में कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डिवरीज, इरविन टेस्मार्क, उन्होंने मिलकर के मेंडल के लॉज को दोबारा से रिडिफाइन किया और लॉ बना दिए। इस सब कहानी के होने के बाद से 1931 में रॉबर्ट ब्राउन आते हैं, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की ऑर्किड के रूट। 1948 में एक और बंदा आया, उसका नाम था हॉफमिस्टर। हॉफमिस्टर ने क्या किया? इसने क्या कहा? इसने कहा कि कुछ थ्रेड पाए जाते हैं। तो हॉफमिस्टर ने डिस्कवर किया क्रोमोसोम। बहुत ध्यान समझने आप। तो इसने कहा कि कुछ जेनेटिकल थ्रेड पाए जाते हैं, वो क्रोमोसोम ही थे। तो हॉफमिस्टर डिस्कवर्ड क्रोमोसोम, बट द टर्म क्रोमोसोम was coined by, बहुत ध्यान से रखिए समझिएगा, बट लेकिन हॉफमिस्टर ने उसको क्रोमोसोम कहा नहीं, डिस्कवर हॉफमिस्टर ने क्रोमोसोम ही किया और उसको उसने जेनेटिकल थ्रेड कहा। बाद में आते हैं आपके एक दूसरे साइंटिस्ट, इनका नाम है वाल्डेयर। वाल्डेयर ने कहा कि नहीं भैया, तुम जिसको ये कह रहे हो ना, ये क्रोमोसोम है, ये जेनेटिकल थ्रेड वर्ड जिसको कह रहे हो ये कुछ नहीं, ये क्रोमोसोम है। तो द टर्म वाज कॉइन्ड बाय वाल्डेयर। तो वाल्डेयर ने क्रोमोसोम की मतलब, अब मैंने आपको बताया था, पहले लिखवाया भी आपको कि मेंडल को तो पता ही नहीं था क्रोमोसोम किस बला का नाम है, जीन्स किस बला का नाम है। अब ये चीजें खोजी जाती, ठीक है। फिर आते हैं 1887, सॉरी मैं 19 लिख गया, 18 ही, 1831, 1848, 1887। तो 1887 में वॉन बेंडेन एक साइंटिस्ट है,
वॉन बेंडन, करेक्ट कर लीजिएगा। 1831, 1841 और 1887 में। तो 1887 में है ना, यहाँ पर एक साइंटिस्ट आते हैं और इनका भाई साहब का नाम था वॉन बेंडन। तो वॉन बेंडन ने क्या किया, उन्होंने कहा, नोट करेंगे, द क्रोमोसोम नंबर was fixed for every species. The chromosome number was fixed for every species, है ना। तो इनका कहना था कि जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो हर स्पीसीज में फिक्स होते हैं, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, और 1902 में सटन और बोवरी दो साइंटिस्ट, क्या किया था इन्होंने, he सर इन्होंने एक suggested, थ्योरी दी थी। हाँ वेरी गुड, he suggested the role of chromosome in heredity। इसने कहा कि क्रोमोसोम का ही काम है हेरिडिटी को ट्रांसफर करना। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, और क्रोमोसोम मतलब फैक्टर, जिन चीजों को हम कह रहे थे, अब उनको क्रोमोसोम कहा जाएगा, फिर आगे चल के उन्हीं फैक्टर को जीन्स कहा जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आती है। ये सटन और बोवरी दोनों साइंटिस्टों ने मिल करके इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम का कुछ ना कुछ रोल है, और इन्होंने एक थ्योरी दे डाली। उस थ्योरी का नाम है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नोट हेडिंग डालो, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो आ जाते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। इट वाज गिवन बाय सटन एंड बोवरी। अब इसको नोट कर लीजिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक मिनट रुक जाओ जरा, मुझे चेक कर लेना। ठीक भाई, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नोट कीजिए। चलिए, according to it, first point, spermatozoa and ovum, spermatozoa first है, first point, spermatozoa and ovum carry all heredity traits। spermatozoa and ovum carry all heredity traits। मतलब कि जितने भी हेरिडिटी ट्रेट्स होते हैं, मतलब जो जीन्स होते हैं, या वो स्पर्मेटोजोआ में या ओवम में, ये बात हमको पता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर ये फर्स्ट पॉइंट आप रिपीट कर देंगे एक बार प्लीज। बिल्कुल। स्पर्मेटोजोआ एंड ओवम, स्पर्मेटोजोआ एंड ओवम कैरी ऑल हेरिडिटी ट्रेट्स। स्पर्मेटोजोआ एंड ओवम कैरी ऑल हेरिडिटी ट्रेट्स। नेक्स्ट, हेरिडिटरी फ्लूइड्स या हेरिडिटरी हाँ, ट्रेट्स? ट्रेट्स कहाँ से आपने, या फ्लूइड्स का? ट्रेट, ट्रेट, TRAIT, ट्रेट्स। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ट्रेट्स। नेक्स्ट है हेरिडिटी ट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट, हेरिडिटी ट्रेट reside inside nucleus। heredity trait reside inside nucleus। उन्होंने कहा कि हेरिडिटी के जो ट्रेट होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर। सर इससे पहले वाले पॉइंट का आखिरी वर्ड था ना, ट्रेट? हाँ, ट्रेट आखिरी वर्ड। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम।
The nucleus contain chromosome. Sir, could you repeat this point, sir? Sure. The nucleus contain chromosomes and it must be carrying heredity trait. तो उसने कहा कि क्रोमोसोम तो पाए जाते हैं न्यूक्लियस, इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम के अंदर ही हेरिडिटी ट्रेट्स मतलब फैक्टर या जीन्स पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, Sutton suggested that important है, Sutton suggested that the genes are actual physical heredity unit. Sutton suggested that the genes are actual physical heredity units that are located on chromosome in linear order. That are located on chromosomes in linear order. Next point. Sorry, इसी में लिखो. There must be two genes of each kind. There must be two genes of each kind. One in each homologous chromosome. There must be two genes of each kind. One in each homologous chromosome. ये बात समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. उसने कहा, है ना, उसने कहा कि जो क्रोमोसोम में होमोलॉगस क्रोमोसोम में दोनों ही क्रोमोसोम में सेम जो फैक्ट जीन होगा उसको दो पेयर पाए जाएंगे, जैसे कि आइस के कलर में ब्लू आइज वाला यहाँ पे और ब्लैक वाला यहाँ पे, तो आइस के कलर का जीन सेम पोजीशन पे दोनों में ही एक एक सेट पाया जाएगा, ठीक है ना, राइट? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन, homologous chromosome separate in meiosis. Homologous chromosome separate in meiosis. It is obvious that genes of each kind also get separated in meiosis. तो उसने कहा कि जब गैमीट बनते हैं तो मियोसिस होती है, मियोसिस में क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, इसका मतलब ये जो दोनों कैपिटल बी स्मॉल बी ये दोनों जो जीन हैं ये मियोसिस के टाइम पे दोनों जीन अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग गैमीट के चले जाएंगे। इसी में लिखेंगे फुल स्टॉप, अ गैमीट रिसीव्स ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप. A gamete receive only one chromosome of each type. Next one, genes are also stored in zygote. Genes are also restored in zygote. Genes are also restored in zygote. दोबारा से वो डिप्लॉयड हो जाते हैं, दो पेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं जाइगोट में. Genes are also restored in zygote by fertilization. Next one,
a wide variety of phenotype, a wide variety of phenotype, a wide variety of phenotype is found in living organism. A wide variety of phenotype is found in living organism. It shows that there are far more numerous, it shows that there are far more numerous characters in chromosome. There are far more numerous characters in chromosome. Full stop. Hence each chromosome carry several genes on it. सर carry several genes on it. ठीक है, नीचे एक स्टार बना के लिखेंगे, सटन और बोवरी ने थ्योरी दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. दिस थ्योरी वाज confirmed by Morgan. This theory was confirmed by Morgan. मॉर्गन को जानते हो ना? जानते हो मॉर्गन को? टीएच मॉर्गन. इन्होंने जेनेटिक्स में जोलॉजी के जितने सारे एक्सपेरिमेंट वो इन्होंने किए. This theory was confirmed by Morgan. तो मॉर्गन ने इस थ्योरी को कंफर्म किया. नीचे नोट करके लिखो, नोट. ये तो हो गई अगर आपसे कहा जाए कि सटन और बोवरी की जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी उसको राइट डाउन कीजिए. ये आपके बोर्ड के लिए भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक जितने हमने डिस्कस किए आपको नोट डाउन करके लिखने हैं. ठीक है, नीचे नोट करके लिखो मेंडेलियन फैक्टर्स. सर आपने मॉर्गन के बाद कुछ लिखाया था क्या? ना, नोट करके लिखो, लिखवा रहा हूं. तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से हमें पता क्या चला? ठीक है, तो चाहे लिखो फाइंडिंग्स ऑफ दिस थ्योरी इज दैट, या कंक्लूजन ऑफ दिस थ्योरी इज दैट, कंक्लूजन ऑफ दिस थ्योरी इज दैट. पता क्या चला, मतलब क्या कहानी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्या बताया इसने हमको, तो इसने इसका क्या लेना देना है मेंडेलियन से. तो नोट करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस states that Mendelian factors or genes, मेंडेल ने जिनको फैक्टर कहा उन्हीं को हम जीन्स कहते हैं. मेंडेलियन फैक्टर और जीन्स are located on specific loci, are located on. सर ये वाला पॉइंट कर दीजिए. Chromosomal theory of inheritance states that Mendelian factors or genes are located at specific loci on the chromosome. देखो, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारी बॉडी का दूसरा वाला क्रोमोसोम. इस दूसरे वाले क्रोमोसोम में पहले नंबर पे दूसरा जीन है, तो मान लेते हैं पहले नंबर पे हमारे स्किन कलर का जीन, दूसरे नंबर पर हमारे क्या है, मान लेते हैं हाइट का जीन. ठीक है, यहाँ पर हमारे पैंक्रियाज का जीन. तो भाई साहब आप देखिए यहाँ पर इन अलग अलग लोकेशन पे, और ये लोकेशन फिक्स है कि दूसरे नंबर पे क्रोमोसोम में जो पहला वाला जीन होगा, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, दूसरे नंबर के क्रोमोसोम के पहला वाला जो जीन होगा वो स्किन का ही कलर बताएगा. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन को क्रोमोसोम में जहां पे जीन लोकेट है उसको हम लोकस कहते हैं. तो लोकस हो गया पोजीशन, कहां पे, क्रोमोसोम में जीन की पोजीशन को, उस जगह को, उस स्थिति को हम लोकस कहेंगे. लोकेशन सिंगुलर वर्ड है और हम लोकाई कहते हैं, लोकाई प्लूरल वर्ड. ठीक है, लोकस लोकाई समझ में आ गया? सर आपने उस पॉइंट में लोकाई के बाद क्या कहा था?
कुछ नहीं कहा था। लोकाई ऑन द क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी नोट के अंदर, द क्रोमोसोम विच सेग्रीगेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, क्रोमोसोम जी गैमीट फॉर्मेशन में अलग अलग हो जाते हैं मियोसिस, और किसी के साथ भी जाने के लिए फ्री है। तो क्रोमोसोम विच सेग्रीगेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस and recombine at the time of fertilization during zygote formation, सर टाइम during at the time of fertilization during zygote formation। ठीक भाई, यस सर। अब देखिए अब आ जाते हैं, यहां तक सबको क्लियर है भाई कहानी। अब आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सर, हाँ बोलो। सर वो अपने लाइट के नीचे चल गए। अरे ये हाइट है, हाइट है, मैं एग्जांपल दे रहा था, मान लो हाइट है, ये पैंक्रियाज वाला जीन है, यहाँ पर कोई दूसरा जीन है, तो इन अलग अलग पोजीशंस को हम, इनको लोकस कहते हैं, सबको मिला के हम लोकाई कहते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा था, ओके सर। देखो भाई लोगों, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, give me one second. Incomplete dominance, cross discourse. Just a minute, give me one second. हो गया मेरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वेट, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक मिनट, देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। तो अब मैंने कहा था कि मेंडल की बात खत्म हो गई, मेंडल के बाद मॉडर्न लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए, और उस कॉन्सेप्ट के बाद क्या है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो मेंडल के बाद बहुत सारे लोग आए जिन्होंने ये अपने अलग अलग करेक्टरिस्टिक बताए, अलग अलग चीज़ें बताई, और फाइनली कुछ लोग आए जिन्होंने एक्सेप्शन भी, मैंने आपको वही थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि कुछ लोगों ने एक्सेप्शन भी बताया। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या चीज़, ये हम लोग देखते हैं। देखो ये डायग्राम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देखिए अब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है,
समझो ऐसा क्या है, और ये डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या है, एक्सेप्शन है ना। पहले मेरी बात को गौर से समझिएगा, नोट करिएगा, फिर उसके बाद आगे की बात की जाएगी। तो हम इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बढ़िया सी चीज बताता हूँ। डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है ना। एक घर है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों रहते हैं, ठीक है। अगर न्यूज चल रहा है, स्पोर्ट्स चैनल चल रहा है, तो आप समझ लेना घर में हस्बैंड की चल रही है, ठीक है। और अगर कहानी घर घर की चल रही है, सर कलर्स चल सीरियल रहा सीरियल है ना, क्या वो आजकल थोड़े से चैनल बदल गए होंगे, मैं थोड़ा सा आउटडेटेड हो रखा हूँ आजकल, है ना। तो ऐसे कौन सा सर ESPN, आजकल सर वेब सीरीज चलती है। हाँ। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो आप समझ लेना कि फिर घर में फीमेल की चल रही है। तो मतलब एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव। तो वहां पे तो चलो मामला ठीक रहता है, जहां डोमिनेंट मेंडल के लॉ फॉलो हो रहे हैं और लाइफ चलती रहती है, कहीं पे कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती, जहां पे एक आदमी दबा हुआ होता है, दूसरा आदमी डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। तो चाहे हस्बैंड डोमिनेटिंग हो, चाहे वाइफ डोमिनेटिंग हो, ऐसी जगह पे कभी भी आपको लड़ाई बिल्कुल नहीं। लड़ाई कहां पे मिलेगी, जहां पे पहला इस लॉ का एक्सेप्शन आ जाता है, क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या मतलब होता है कि रोज हस्बैंड आके ESPN चला देता है ना, तो कोई भी स्पोर्ट्स चैनल चला देता है, या कोई भी न्यूज चैनल शाम को चला देता है, और वही प्राइम टाइम है वाइफ के किसी ऐसे प्रोग्राम को देखने का, जैसे कि अभी मैत्री ने बताया, ठीक है ना। एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन चलेगा, चौथे दिन कान के नीचे एक ड्राम से पड़ेगा, है ना, और आदमी रिमोट के साथ जमीन में नीचे, समझ गए ना, मार कुटाई वहीं पे शुरू। यस सर। तो क्या था कि वो जो आदमी पीटा गया, वो फिर शांति से कोने में बैठ जाएगा, है ना। वो चलने तो नहीं देगा, बीच बीच में ऐसे कुछ खुरापात करता रहेगा, लेकिन ऐसे लड़ाई रोज होती रहेगी, टीवी बंद हो जाएगी। तो ये क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, समझ गए। दिस वाज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, लेकिन टीवी में कुछ भी नहीं चल पा रहा कुल मिलाकर के ठीक से, दैट इज इनकम्प्लीट। तो ये सिचुएशन थी, ये इसीलिए एक्सेप्शन। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक एक्सेप्शन हो गया। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक प्लांट था यहाँ पे, जिस प्लांट का एग्जांपल लिया गया। अच्छा, इस एक्सेप्शन को खोजने का जो क्रेडिट जाता है ना, तो एक भाई साहब थे, ठीक है। उन भाई साहब का क्या नाम था, कोई बता सकता है किसने खोजा इसको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को? बोलो भाई, कौन बताएगा? चलो मुझे आप खोज के बताओ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसने खोजा, बताया, है ना। मैं आपको बता देता हूँ किसने खोजा गया। ये पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका एक एग्जाम्पल है 4 o'clock प्लांट, इसको बोलते हैं 4 o'clock प्लांट, Yes, sir. ठीक है। 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस जलैपा को बोलते हैं, मिराबिलिस जलैपा इसका नाम। तो मिराबिलिस जलैपा एक प्लांट है, उसको हम 4 o'clock प्लांट, ठीक है। एक और प्लांट में पाया जाता है, तो दूसरा, पहला इसका एग्जाम्पल ये हो गया, याद रखना एग्जाम्पल से क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है, दूसरा है एंटीराइनम माइजस, पूछा हुआ, ये भी पूछा हुआ है। दूसरा है एंटी RRHINUM, एंटीराइनम मैजस। ये एक दूसरा प्लांट है जिसमें भी ये कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, ये भी एक्सेप्शन है। इसे हम लोग बोलते हैं स्नैप ड्रैगन। क्या है ये? सर्पगंधा, है Snapdragon. ना, वही जिससे हार्ट अटैक वगैरह की डिजीज बनाते हैं, इसके रूट से हम लोग हार्ट अटैक की डिजीज बनाते हैं, ठीक है। और इसे ये दो इसके एग्जांपल है, मिराबिलिस और एंटीराइनम। यहाँ पर पे क्या हुआ कि हमने क्या किया, एक डोमिनेंट प्लांट ले लिया। तो यहाँ पर एक प्लांट था जिसके फ्लावर रेड कलर के होते हैं, तो रेड वाला डोमिनेंट होता है, इसका हमने जीनोटाइप ले लिया, कैपिटल R कैपिटल R। दूसरा वाला जो फ्लावर होता है स्मॉल या WW ले लिया, है ना, तो ये है व्हाइट कलर का। तो व्हाइट वाला क्या है, व्हाइट कलर का है,
इसका इन्होंने ले लिया WW ले लिया, कैपिटल W मान, है ना। अब क्या हुआ, इसके फिनोटाइप बने, लेकिन यहाँ पे F1 पे जब क्रॉस करवाया गया तो कायदे से क्या होना चाहिए, F1 का रेशियो आना चाहिए 4:0 आना चाहिए। क्या बोलते हो, आना चाहिए ना, मेंडल के हिसाब से इसका रेशियो आना चाहिए। कार्ल कोरेंस ने दिया था, हाँ सही है, ठीक है। अब देखो 4:0 है ना, अब क्या है इसका रेशियो क्या आना चाहिए, 4:0 मतलब ऑल रेड आने चाहिए, लेकिन भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब मेंडल की बात गलत है, ठीक है। आया क्या, रेशियो तो भाई साहब 4:0 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑल पिंक। सब फ्लावर किस कलर के हैं, पिंक कलर के हैं। तो यहाँ पर डोमिनेंट जीन अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से एक ऐसा फिनोटाइप पैदा हो गया जो फिनोटाइप नॉर्मली नहीं पाया जाता, एक तीसरे टाइप का फिनोटाइप पैदा हो गया। इसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जब डोमिनेंट जीन अपने आप को कंप्लीटली रिप्रेजेंट ना कर पाए। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस सिचुएशन में डोमिनेंट जीन अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। समझ आया? यस सर। नोट कर लो भाई इसी बात पे, कुछ यस सर, डन। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, तो लिखो सर एक मिनट। अच्छा, ब्रैकेट में लिख लेना, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लेंडेड इनहेरिटेंस, इसी को कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, इसी को बोलते हैं ब्लेंडेड इनहेरिटेंस। द एक्सप्रेशन ऑफ, नोट करो, चलो नोट कर लिया ना इसको, क्रॉस, आमना क्रॉस नोट हो गया? Yes sir, yes sir. ठीक है, चलो नोट करो, द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट of two pure parents as an intermediate condition or fine mixture in the F1 hybrid is known as incomplete or partial dominance. So Incomplete, intermediate condition or intermediate condition or a fine mixture in F1 hybrid is known as incomplete or partial dominance. Full stop. It is also called blended or intermediate or mosaic inheritance. Mosaic inheritance. तो इसी को ब्लेंडेड इनहेरिटेंस, इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस, मोज़ाइक इनहेरिटेंस, इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है, नोट करेंगे। यस सर। बोथ, नेक्स्ट पॉइंट है, इन सच केसेस, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन तो हो गई, इन सच केसेस both of the alleles, in such cases both of the alleles
of contrasting condition, both of the alleles of contrasting character express as सर कंडीशन क्या, both of the alleles of contrasting conditions or character express as a blend mixture, express as a blend mixture with, sorry, full stop. नेक्स्ट पॉइंट इससे में लिखेंगे, द हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड बाय, सर विद के बाद आपने क्या बोला? विद नहीं, विद काट दो, ब्लेंड मिक्सचर, मिक्सचर के बाद फुल स्टॉप लगा दो। द हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ प्योर इंडिविजुअल does not match with either of parent, does not match with either of parent। ठीक है, अब यहां पर मेंडेलियन रेशियो क्या होगा? रेशियो तो सेम होगा, 4:1 होगा, है ना। तो यहां पर F2 जीनोटाइप रेशियो क्या होगा? तो देखो F1 रेशियो क्या है? 4:0 ऑल पिंक, है ना। और ये तो हो गया फिनोटाइप रेशियो। यहां पर F1 का जीनोटाइप रेशियो क्या होगा? 4:0, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्लास चल रही है अभी 5-7 मिनट, 10 मिनट। देखो नेक्स्ट यहां पर क्या है कि अब हम F2 रेशियो, है ना। अब यहां पर F2 रेशियो क्या होगा? F2 रेशियो होगा भाई साहब, बता सकते हो क्या होगा F2 रेशियो? Sir, 1:2:1. वेरी गुड, 1:2:1। तो जीनोटाइप भी यही होगा, है ना, और और फिनोटाइप भी यही होगा। फिनोटाइप में क्या चेंज हो जाएगा मेंडेलियन में? मेंडेलियन में रेड क्या पिंक था? व्हाइट। हाँ, ये कैसा था? ये होमोजाइगस व्हाइट, है ना। नहीं, Yes sir. एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 3:1 होगा यार, नहीं मेंडेलियन में। Yes sir. गलत कर रहा है ना, फिनोटाइपिक रेशियो क्या मेंडेलियन होगा? में 3:1 इसमें। 3:1 होगा मेंडेलियन में। नहीं सर, फिनोटाइपिक इसमें भी 1:2। इसमें 1:2:1 होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 1:2:1 होगा यहाँ पे। यहाँ पर ये बनेगा पिंक, एक बनेगा रेड और एक बनेगा व्हाइट। और एक व्हाइट। और मेंडल में क्या होगा? मेंडेलियन रेशियो क्या है एक्चुअल में? मैं वो कह रहा था, मेंडेलियन 3:1। रेशियो क्या है? 3:1 होना चाहिए। कायदे से 3 रेड बनने चाहिए और एक व्हाइट बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ। क्या हो गया? 1:2:1 का रेशियो आ गया। मतलब कि एक रेड 2 पिंक, ये पिंक की जगह रेड होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक रेड, एक पिंक और एक व्हाइट बना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो रेशियो चेंज हुआ है वो एक तो ये फिनोटाइपिक रेशियो ये चेंज हो गया। जीनोटाइपिक रेशियो सेम यहाँ पे भी वही, मेंडेलियन भी यहीं पे, ठीक है ना। और यहाँ पर ऑल पिंक हो गए, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। बताओ भाई, समझ आया कि नहीं आया? यस सर, समझ आ गया। पक्का? यस सर। अर्पित, पहली क्लास है क्या यार? यस सर। फर्स्ट क्लास है क्या आपकी? यस सर, आज फर्स्ट है। अच्छा, आज फर्स्ट क्लास। समझ आया कि नहीं आया? फिर आप बताओ Yes, पहले sir. पहले तो। पक्का? यस सर, आया सर। ये थोड़ा थोड़ा आया। सर थोड़ा थोड़ा आया सर, थोड़ा लेट भी हुआ है। आई गॉट टू नो कि थोड़ा थोड़ा ही आया होगा, क्योंकि जेनेटिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। कोई बात नहीं, है ना। अभी आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको समझ में आ जाएगा, प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो और बाकी लोगों से पूछते हैं।
सर हाँ बोलो 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 मैत्री। हाँ तुम कुछ सर ये इनकम्प्लीट का रीजन बता दीजिए। मैं बताता हूँ, बस जरा बाकियों से भी ले लूं फीडबैक। तीशा बताओ। यस सर, पक्का? आया समझ। हाँ जी, पूरा 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 ना? ठीक है हाँ जी सर। ओके। जुआरिया 7 को तो आ गया। देव्यांशी, यस सर। देव्यांशी, देव्यम, दोनों लोग बताओ। यस सर। ठीक है, देखो किसी को बिल्कुल अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो आप 10 बार पूछना। अभी भी नहीं समझ में आएगा मैं अलग से भी समझा दूंगा, ठीक है? लेकिन जबरदस्ती में प्रेशर में हाँ बिल्कुल नहीं कहना, ठीक है? ये जेनेटिक्स है ना? इसको दिल से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी, और एक बार समझ में आ गई तो हमेशा समझ में आ जाएगी। और जिसको नहीं समझ में आई, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने एमएससी में, मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्टर्स में जेनेटिक्स स्पेशलाइजेशन ले रखा था। नहीं समझ में आई तो फिर नहीं समझ में। जेनेटिक्स का कुछ खेल ऐसा है, और अगर समझ में आ जाएगी तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं, इट्स इजी, इसमें मजा आएगा आपको, है ना? जब क्वेश्चंस आते हैं तो लोग लटक जाते हैं। आप क्वेश्चन करके देखना, आप नीट का पेपर उठाना, आप क्वेश्चन दोगे तो आप हिल जाओगे, ठीक है? तो हाँ, अब एक और बात, तो सबको समझ में आ गया, ठीक है? तो मैत्री ने मुझसे कहा कि मुझे आप एक चीज समझा दो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। ये बता देना मैत्री। नहीं टेस्ट सर। क्रॉस, सॉरी टेस्ट क्रॉस, है ना? टेस्ट क्रॉस पूछा था ना तुमने? यस सर, सर दोनों का कंफ्यूजन हो रहा अरे देखो ना यार, टेस्ट क्रॉस क्या है, कोई कंफ्यूजन मत करो। मुझे पता करना है, मेरे पास, मैंने क्या बोला, मैंने तुमको एक प्लांट दिया है, वो दिखने में पर्पल है, पर्पल डोमिनेंट कलर है, तो इसका जीनोटाइप ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता? है। यस सर, हो सकता है। अब मैंने तुमको पर्पल प्लांट, मैंने कहा बताओ मैत्री इनमें से कौन सा ये होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है? बता सकती हो देख के? क्या बताओ? नहीं सर। तो कैसे बताओगे? बताओ। सर टेस्ट से राइट, तो टेस्ट किससे करवाओगी? क्रॉस करवाऊंगी, फिर किससे उसके क्रॉस करोगी? डोमिनेंट पेरेंट्स। रेसेसिव वाले पेरेंट से, यस सर, रेसिसिव। रेसेसिव वाले पेरेंट से करवाएंगे अपन, है ना? और अगर रेशियो हमारा आया कैसा, 4:1 का, 4:0 का, सब टॉल हैं, तो इसका मतलब जो प्लांट मैंने दिया वो तुम्हारे पास कौन सा है? होमोजाइगस, होमो। कैपिटल पी कैपिटल वाला। क्लियर? यस सर। और अगर तुम्हारे क्रॉस का रेशियो 1:1 आया, आधे व्हाइट और आधे पर्पल, तो मैंने जो तुम्हें प्लांट दिया वो कैसा था? हेट्रो। हेटेरोजाइगस। क्लियर? यस सर, ये सब क्लियर। अब मुझे एक और क्रॉस करवाना है। वो क्रॉस करवाने के लिए मैत्री, तुम्हारे पास प्लांट जो है ये वाला है, कैपिटल पी स्मॉल पी वाला। मैंने कहा मैत्री एक क्रॉस चाहिए मुझे, उसका F2 का रिजल्ट बताओ। लेकिन तुम्हें क्रॉस करवाना है कैपिटल पी और स्मॉल पी के बीच में, ठीक है? मतलब एक तुम्हें पर्पल चाहिए और दूसरा तुम्हें प्योर व्हाइट चाहिए। अब ये कहां से लेके आओगी बताओ? एक तरीका है, तुम इसको बार बार क्रॉस करवाओ कैपिटल पी वाले से, तो 50 जनरेशन के बाद तुम्हारे पास जो प्लांट होंगे दैट विल बी 100% कैपिटल पी। ये वाला मिल गया? यस सर। बोलो। अब दूसरा तुम्हें क्या चाहिए? स्मॉल पी। तुम 50 बार इसको वो करवाओ, क्रॉस करवाओ स्मॉल पी से। 50 बार क्रॉस कराने के बाद 50 जनरेशन के बाद तुम्हें 100% स्मॉल पी मिल जाएंगे। बोलो मिल गया? यस सर। हो गया। तो हमने इस वाले ऊपर वाली प्रोसेस को क्या कहा? बैक क्रॉस। ओके सर। तो ये वाला जो क्रॉस है जो स्मॉल पी से करवाया, ये बैक क्रॉस भी है, और भैया टेस्ट क्रॉस भी तो है, नहीं है? टेस्ट क्रॉस, यस सर। टेस्ट क्रॉस में क्या कराते हो? हेटेरोजाइगस का क्रॉस कराते हो, रेसेसिव वाले से कराते हो, नहीं कराते हो? बताओ। Yes. तो वही तो मैंने कहा। तो मैंने कहा ये वाला टेस्ट क्रॉस भी और बैक क्रॉस भी, ये वाला सिर्फ बैक क्रॉस है, ये टेस्ट क्रॉस नहीं है। यस सर। अब बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है?
यस सर क्लियर है सर। हमेशा रेसेसिव से कराने का मतलब होता है कि हमेशा में मतलब रेसेसिव कराने का रीजन क्या होता है? तो तभी हम चेक कर पाएंगे, अगर हम डोमिनेंट वाले से कराएंगे तो हम चेक ही नहीं कर पाएंगे, है यस ना? सर, डोमिनेंट वाले से रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा ना इसलिए। एग्जैक्टली, क्योंकि रीजन क्या होता है कि रेसेसिव अपने अगर रेसेसिव जीन छुपा हुआ है तो वो अपने आप को कब दिखाएगा? जब होमोजाइगस कंडीशन में आएगा, और होमोजाइगस उसको बनाने के लिए, अगर वो छुपा हुआ है और उसको होमोजाइगस बनाने के लिए हमें रेसेसिव से ही करवाना पड़ेगा। ये लॉजिक है इसके पीछे। यस सर, आगे समझ में। ठीक है, क्लियर सबको? सर हाँ बोलो बोलो। सर वो जो हमने इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस का हमने रिजल्ट लिखा था 1:2:1 सर, वो आपने कुछ करा के लाया था वो रिजल्ट? नहीं, वो क्रॉस कराओगे तो वैसे रिजल्ट आएगा। क्रॉस एक बार क्रॉस बना के मुझे दिखाना, नेक्स्ट क्लास में क्रॉस बना के मुझे बताओगे, ठीक है? ठीक है सर। चलो ठीक है। तो अर्पित आप दूसरी क्लास में आओ, है ना? तो आप स्टार्टिंग से पढ़ो, जैसे कि मैं आपको प्रेफरेबली बोलूंगा एक और बैच है 7:15 पे, है ना? उसमें आप Okay, ज्वाइन sir. करो। उसमें जेनेटिक्स में काफी बाद में स्टार्ट करूंगा, अभी मैं उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, राइट? ठीक है, Okay, sir. यस चलो सर। ठीक है। सी यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। बाय बाय Bye, sir. Thank बाय बेटा, बाय, गुड Thank नाइट, you, बाय। sir.